अभी अरविंद जी ने मातृशक्ति के लिए जो विषय रखा और इन्होंने मुझसे आशीर्वाद इसलिए मांगा कि ये संत है तो आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरा सहयोग सदैव आप सबके साथ पहले भी कंधे से कंधा मिलाकर के मैं रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अकेले महाराष्ट्र में नहीं। नागपुर की आपकी कार्यकारिणी शुरुआत में जिस टाइम जुड़ी, दीपक जी, सुनील जी और आप सभी लोग, मुझे बड़ा हौसला मिला था महाराष्ट्र से, और आज वो पूरा का पूरा हौसला जो है आप सब जो बनकर के यहाँ बैठे हैं ये हम सबके सामने है। मातृशक्ति में शहरी क्षेत्र को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं मेरे सामने आई है, शिक्षा का अभाव हमारी बालिकाओं में है और शिक्षा का अभाव हमारे युवाओं में है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तो समाज विकसित कैसे हो सकता है। अभी देश के राजनीति क्षेत्र के सभी बंधुगण बोलते हैं कि भारत विकसित होगा। भारत विकसित तभी होगा जब संपूर्ण समाज शिक्षित होगा। एक रोटी कम खा लेना लेकिन बच्चों को पढ़ा जरूर लेना। हम सबको शिक्षा का महत्व कब समझ में आता है, जब हम पड़ोस में अन्य समाजों के लोगों को देखते हैं। आज उनका कलेक्टर बना है, आज उनका एसपी बना है, आज उनका जज बना है, आज उनका अधिकारी बना है, लेकिन हम सब ने कभी ये प्रयास किया क्या, मैं और मेरा परिवार में कभी ना कभी इस प्रकार के अधिकारी बने। मैं सलाम करता हूँ महाराष्ट्र के सभी विद्वान साथियों का, जिन्होंने अभी कहा नागपुर में शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करेंगे, समाज के लिए अन्य अन्य संस्कार जिस प्रकार से रहते हैं उनकी व्यवस्था करेंगे। आज अभी ये सोच कितनी बड़ी है। पहले हम 2, 4, 5, 10 परिवारों में सिमट कर रह जाते थे, 1, 2, 3 गांवों से बाहर नहीं निकलते थे, और आज कितना हर्ष का विषय है, महाराष्ट्र के 12 जिलों के लोग यहाँ एक छत के नीचे एक साथ बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो अभी आपने वर वधू का परिचय चेतना की जो जागृति के लिए जो विषय पर चर्चा की है, ये अगर आज का मिलन हमारा सार्थक रहा तो शायद आने वाले समय में हमें परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम सब एक परिचित परिवार के सदस्य होंगे। ये 12 जिले नहीं है। मैं आप सबसे आशा करता हूँ आने वाले 2026 में जब भी आप कार्यक्रम करें तो महाराष्ट्र के संपूर्ण 36 जिलों के समाज बंधु एक झाझा पर एक छत के नीचे बैठें, ऐसी मैं कामना भी आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। हम सबको धर्मशालाएं या इस प्रकार के पंडाल तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण संस्थान तैयार करें, और शायद आपके सरकार की व्यवस्थाएं हो। राजनीति क्षेत्र में जो साथी लगे हुए हैं, सरकारें अनुदान पर जगह उपलब्ध करवाती है। पहले तो निःशुल्क की व्यवस्था थी, आजकल ये महंगाई का दौर है, शायद सरकारें वैसे नहीं थी, लेकिन 10% से लेकर के 25% तक का अनुदान लेकर के वो डीएलसी रेट से हमें स्थान दे सकते हैं। हम जहाँ जहाँ हमारे शिक्षा का हक है, शिक्षा का क्षेत्र बड़ा है, उस क्षेत्र के अंदर शिक्षण संस्थान बनाएं, और जब शिक्षण संस्थान होंगे तो शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण समाज बंधु और ये मातृशक्ति अपने आप देती रहेगी। इसके साथ साथ अभी रोजगार का विषय चल रहा था। हमारी शायद ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दयनीय स्थिति है। हमारी मातृशक्तियाँ मजदूरी के लिए निकलती हैं, हमारी बेटियां 8, 10, 12 पढ़ने के बाद में वो भी कहीं ना कहीं रोजगार का उस हिस्से में चले जाते हैं। हमारा समाज मजदूर वर्ग से बाहर कैसे निकल सकता है, इसके लिए मैं स्थानीय क्षेत्र में जो नेतृत्व कर रही मातृशक्ति है उनसे, और छोटी बहन निर्मला जी
मातृशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्षा से निवेदन करूंगा, आज के टाइम में मैं कुछ समय पहले एक राजनीति क्षेत्र के कार्यक्रम में गया प्रशासन की ओर से, तो वहाँ ये विषय आया इस प्रकार से मातृशक्तियों के संस्थान, एनजीओ और उसके दौरान मातृशक्ति को संबल देने के लिए, उनको उत्थान के लिए इस प्रकार के संस्थान जो है उनका गठन करके और सामूहिक रूप के अंदर उन सब के लिए प्रयास किया जाता है। तो मैं महाराष्ट्र की मातृशक्ति की टीम से ज्योतिताई, निर्मला जी, मनीषा जी और सुशीला जी और इन सब से आग्रह करूंगा, इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था अपने स्थापित करें। एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो वे करवा लेंगे, अन्यथा आप सबके पास एनजीओ है। मातृशक्ति के उत्थान हेतु हम एक कड़ी ऐसी बनाएं, ये चाहे सिलाई सेंटर खोलें, चाहे बुनाई सेंटर खोलें, या घर से इस प्रकार के जो है सामग्री तैयार करके हम संपूर्ण भारत के अंदर एक ऐसा जाजम, ऐसा मंच तैयार करें ताकि हमारी मातृशक्ति मजबूत हो, हमारी बालिकाएं जो है वो मजबूत हो और वहाँ जाकर के हम हमारी मार्केट तय कर सकें। मैं ऐसी आशा महाराष्ट्र की टीम से और निर्मला जी से करता हूँ। इसके साथ साथ राजनीति क्षेत्र के अंदर जो साथी काम कर रहे हैं उनको बढ़ाने का काम भी हम लोगों का है। कोई व्यक्ति किसी पार्टी के अंदर किसी भी, हम एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। कोई भी समाज हो, किसी भी जाति का हो, वो संपूर्ण समाज एक विचारधारा का नहीं हो सकता। अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े होने के कारण जो जिस विचारधारा में जुड़ा है उसको उस क्षेत्र के अंदर प्रमोट करो, और शायद आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ 2025 तो नहीं, 2029 या 30 के अंदर हमारे समाज का एक विधायक हमारे बीच के अंदर बैठा होगा। इसके साथ साथ आज संपूर्ण देश के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति चल रही है नशे की। अब मुझे यहाँ स्थानीय क्षेत्र का विषय शायद ध्यान में नहीं है, यहाँ नशे का कितना वो है। संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर आजकल नए नए नशे आ रहे हैं और युवा जो है उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, और जो इस प्रकार के नशे कर रहे हैं जिनमें आप और मुझे ये ध्यान ही नहीं लगता हमारा युवा कब खत्म हो गया। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा, हमारा समाज कम से कम नशा मुक्त समाज तो होना चाहिए या नहीं। मुझे लग रहा है किसी की ओर से कोई हाथ नहीं उठाया जा रहा है, इसका मतलब क्या मानूं? यस या नो? यस। नशा मुक्त समाज की स्थापना कौन करेगा? ये हम सब जो लोग बैठे हैं वो सब मिलकर के करेंगे, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। पुराने टाइम में कहते थे भगत सिंह पैदा होना चाहिए, ठीक है, आज क्या कहते हैं भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए पर अरविंद दादा के घर होना चाहिए, मेरे घर पे ना हो जाए। ये सब लोगों के विचार हैं। तो ये नशे की प्रवृत्ति समाज में कभी किसी के घर भी आ सकती है, इसलिए हम सबको जागृत रहते हुए, चेतन रहते हुए समाज को नशा मुक्त समाज की ओर बढ़ाना है। अभी सत्यमेव न्यूज़ अखबार का विमोचन हमारे मन से हुआ, और एक शायद स्मारिका हम सबके सामने थी और एक कैलेंडर था। स्मारिका, कैलेंडर, ये सब हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनका भी चिंतन हमारे सबके बीच में होना चाहिए। आज मुझे पता ही नहीं था पिछले 10 वर्षों पहले कि हमारे समाज के प्रथम संत जिनको राष्ट्र संत की उपाधि मिली वो हमारे समाज के और मास्टर महाराष्ट्र से थे। मैं आभार व्यक्त करूंगा महाराष्ट्र की पूरी टीम का,
जिन्होंने मुझे इससे अवगत करवाया। और उसके बाद में जब मैंने समाज के अंदर चर्चा की तो कम से कम मुझे सैकड़ों लोग ऐसे मिले कि टुकड़ाराम जी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर से हम लोग जो है शिक्षित होकर के और यहाँ आकर के आज स्थापित शिक्षक बने हुए। उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये संत हमारे समाज से। तो मेरा आप सब बुद्धिजीवी साथी जो इस पे काम कर रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा और बारीकी से प्रयास कीजिए। हमारे जितने महापुरुषों को छुपाया गया है उन महापुरुषों को आगे लाने का प्रयत्न हम सबका सामूहिक होना चाहिए। अभी कल मैं और नरपत सिंह जी चर्चा करते आ रहे थे कि ये इतना समाज विकसित समाज था, चारों युगों में इनका प्रमाण आता है, चाहे गंग भाट था, चाहे संजय भाट था, चाहे भंवर भाट था, हर प्रकार से। इसका मतलब ये सनातन संस्कृति के उसी काल खंड के अंदर स्थापित समाज था, न कि छुपा हुआ समाज था। हमारे पूर्वजों ने हमें ना तो कभी अपमानित होने दिया, ना हमें कभी कलंकित होने दिया। आज के टाइम में जो लोग अपने आप का सरनेम बदल करके समाज से दूरियां बना रहे हैं, ये उन सब के लिए कड़वी भाषा के अंदर संदेश रहेगा। समाज की जड़ों से जुड़े रहेंगे तब तक आपका स्वाभिमान जीवित रहेगा, हमारा स्वाभिमान जीवित रहेगा और समाज का कभी भी नाम धूमिल नहीं होगा। इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर इस समाज को अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। एक राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भाट, राव, जागा, बड़वा, ब्रह्मट, भाट, बंजारा, कुछ साथी इसको अलग में उसमें लेते हैं। बंजारा यानी विनिज व्यापार करने वाले लोगों को कहा गया था। उसमें भी हमारा समाज, जो हमारे समाज ने 4-5 प्रकार के कार्य किए हैं। वंश लेखन का कार्य किया, हमारे बीच में वंश लेखक बैठे हैं। हमारे बीच में उस टाइम जब साधन नहीं हुआ करते थे, ये ट्रक वगैरह घोड़े जो आज चल रहे हैं, तब बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्ट का काम भी हमारे कुछ साथियों ने किया। उस टाइम खाद्य सामग्री का आदान प्रदान विदेशों से लाना और यहाँ से लेकर के जाना, वो कार्य भी हमारे लोगों ने किया। और हमारे लोगों ने राज दरबारों के अंदर महाकवि का रोल भी अदा किया, जिस प्रकार से बिरबल जी का नाम आता है। संपूर्ण समाज के अंदर भ्रांतियां फैलाई गई या फैली, ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने ये रखा जाता है विषय, फला क्षेत्र के भाट हमारे नहीं है, फला क्षेत्र के भाट हमारे नहीं है। जबकि पूरे हिंदुस्तान के अलावा जहां भी बाहर बैठे हैं 70% जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई है, ऐसा मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है। कोई 200 वर्ष पहले निकले हैं, कोई 400 वर्ष पहले निकले हैं, कोई 500 वर्ष पहले निकले हैं। मुझे शायद किसी साथी ने महाराष्ट्र से ये अवगत करवाया था कि महाराज श्री टुकड़ोराम जी की जन्मभूमि राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से थी, ऐसा बताया गया। अब इसमें सत्यता कितनी है वो आप सब लोग अवगत करवाएंगे। और आने वाले समय में मैं बहन निर्मला जी से भी आग्रह करूंगा कि मराठी संस्करण सत्यमेव न्यूज़ चैनल के जो अपना ये पेपर निकाल रहे हैं पाक्षिक, उसमें एक संस्करण मराठी में निकाला जाए और महाराज श्री की पूरी जीवनी जो है उस संस्करण में प्रकाशित की जाए। अभी 5-10 दिन पहले भी मेरी चर्चा हुई और आज सुबह भी मुझे अवगत करवाया गया, हमारे ये जो वंशावली लेखन करने वाले साथी हैं उनके समस्याएं आ रही है। जो समस्याएं आपके यहाँ आ रही है उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। एक तो आप
मुझे ये बताना, मैं राजस्थान के जो साथी यहाँ आपके यहाँ आते हैं उनसे आपको विश्वास दिलाता हूँ, बैठ कर के बात करूँगा और भविष्य में शायद ऐसी समस्या न आए। इसके साथ साथ दो विषय मेरे पास ये इसी के अंदर फिर मैं किशनगढ़ बैठा था और किशनगढ़ मुझे ये जानकारी मिली समाज बंधुओं से, महाराष्ट्र से कुछ पोथियां उनको दी गई है। अब वो कुछ पैसे लेकर के दी गई।